नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करना है और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करना है। सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज हम सिर्फ दो टॉपिक लेंगे। एक तो जो है ये वाम दलों की जो गद्दारी की बात कही जाती है, कई मौक़ों पर है, लेकिन जो लोगों को शायद यकीन नहीं होता कि वो किस तरह से देश के इस भारत के साथ गद्दारी करते हैं, उसका एक नमूना जो है, और वो भी चीन के इशारे पे, चीन की फंडिंग पर। बाकी तो जो उनका कारनामा है कि हिंसा और गुंडई, ये हिंसा जहाँ जहाँ रहे हैं, रूस, चीन, कंबोडिया में मिलाकर 4 करोड़ लोगों की हत्या इसने यानी वह कम्युनिस्टों ने करवाई है। भारत में भी जब भी इनका शासन रहा है 38 साल बंगाल में, और जब भी केरल में रहते हैं तो ये हिंसा ही करवाते हैं अपने विरोधियों का। त्रिपुरा में भी यही करवाते हैं। तो हिंसा और गुंडई इनका चरित्र रहा है। और इनके जो ढाल हैं, एक तो जो है वो जो गद्दार इंदिरा ने जो मैंने धर्म निरपेक्षता वाला शब्द, सेकुलर वर्ड जो डाला इसने भारत के संविधान की प्रस्तावना में, वह उसकी ढाल बनाते हैं। और दूसरा जो है जो ये जो आरएसएस वालों ने जो हिंदू राष्ट्र की का हुआ, जो एक झूठी हुआ खड़ा किया, उसी को ढाल बनाते हैं हिंदू राष्ट्र की कि हम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे, या उसकी मुखालफत करते हैं। अब बाकी इनकी गतिविधि जो है देश के खिलाफ माने गद्दारी की है। तो उसी के संबंध में और ये कम्युनिस्ट जो है जिसमें हमारा यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था, और अंग्रेज़ जो है 562 रियासतों को उन्होंने आज़ाद कर लिया था, आज़ाद कर दिया था कि चाहे वो किसी भी में मिल सकते हैं, भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। उसी समय ये भारत राष्ट्र की बात नहीं कर रहा था, यही गद्दार कम्युनिस्ट वाले कर रहे थे कि इसमें जो है 72 राष्ट्र है, तो 72 को अलग अलग करिए। तो इस देश के सबसे खतरनाक हैं। और जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के समय भी ये हमारे दुश्मन चीन को बुला रहे थे, ये कम्युनिस्ट वाले। तो हर वक्त इनका अच्छा और इन्हीं से वो जो माओवादी आतंकवाद है, नक्सली आतंकवाद है, अर्बन नक्सल हैं, कन्हैया कुमार गैंग है, इंटेलेक्चुअल वो टेररिस्ट हैं, ये रवीश कुमार और जो पत्रकारों का जो रवीश कुमार और ये संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, ये संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, विनोद दुआ, आशुतोष, राजदीप सर देसाई, सागरिका घोष, शेखर गुप्ता, अरुणधति राय, राणा आयूब, अरफा खानम, इस तरह के जो ये सारा जो है ये इन्हीं
वाम दलों के साथ मिलकर के देश के साथ गद्दारी करते हैं। और जो है लुटियन गैंग, ये सब पूरा है उससे। और इन्हीं का प्रभाव हमारे 60-70 सालों तक न्यायपालिका में भी रहा है। उसका एक नमूना बताया जा रहा है कि जिस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी गद्दार इंदिरा का जो चुनाव था रायबरेली का, वो 1971 वाला, जो इसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करवाया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो यशपाल कपूर, हाँ, के जरिए जो है वो धांधली करवाई थी। उसी के खिलाफ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस चला और उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी, जबकि उसमें प्रधानमंत्री थी, बहुत तभी हुए प्रधानमंत्री थी, उसको चुनाव को रद्द किया उसने। तो जो तुरंत जो जिसने स्टे दिया वो था वी.आर. कृष्णा अय्यर, वो केरल से आया था। और कम्युनिस्टों ने उसको जो है पहले वो माने वो साथ वकालत करता था, कम्युनिस्टों ने उसको जो है फिर हाई कोर्ट में घुसवाया और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। तो उसी ने गद्दारी की थी वी.आर. कृष्णा अय्यर ने। और वी.आर. कृष्णा अय्यर के लेख तमाम द हिंदू जो गद्दार पेपर है बराबर है वो छापता रहा। देखिए सारी जानकारियाँ जो भारतीय जनता दल आप सभी को दे रहा है, इस पर एक जबान नहीं खुलती है बीजेपी वालों की, आरएसएस वालों की, ये कितने खतरनाक है, जरा इसी से पहचानिए। तो वी.आर. कृष्णा अय्यर जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसने कि उस इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसके चुनाव को जो रद्द किया था, तुरंत इसने स्टे दिया। तो इस प्रकार इन कम्युनिस्टों का जनता के बीच में पैठ भले न हो, लेकिन जितने भी वाइटल पॉकेट्स हैं भारत में और जो कि नर्व सेंटर हैं शासन प्रशासन के, वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मीडिया में इनकी अच्छी पकड़ है। द हिंदू से शुरू होता है, ये सारे के सारे जो है एनडीटीवी वगैरह जो है, ये सब जो है वो कम्युनिस्टों की पकड़ के हैं। और जितने पत्रकार को बताया गया है, जेएनयू में इनका अड्डा है ही। जेएनयू से काफ़ी प्रोडक्ट जो है आईएएस में गए हुए। तो आईएएस जो है, आईएएस माने वो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, लाल या जिसको एक नाम और देते हैं लाल फीताशाही, जो कि हमारे भारत के शासन प्रशासन की रीढ़ है, मेरुदंड है, बैकबोन है। वहाँ पर इन सबों की पैठ है। न्यायपालिका में भी पैठ है। इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। जब ये करीब 1.5 साल 2 साल पहले चार जो माने वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बाहर आ गए, तो उनमें ये हमारे महोदय रंजन गोगोई भी थे कि लोकतंत्र खतरे में है। उसी में एक थे वो डी चेलमेश्वर थे, तमिलनाडु के थे। और जिस दिन ये लोग जो है वो प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ये चारों न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के, वो चारों न्यायमूर्ति थे आपके रंजन गोगोई थे, डी चेलमेश्वर थे और बी लोकुर थे, बी मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ, चार थे उसमें। तो चेलमेश्वर से शाम को मिला था ये कम्युनिस्ट का डी राजा, उसका तो फोटो भी बहुत वायरल हुआ था और वो चर्चा में आया था। कहने का ये मतलब है कि न्यायपालिका में भी इन सबों की बड़ी अच्छी पकड़ है, इन वाम दलों की। तो जनता में पकड़ हो न हो, इनके एक आध 2 एमएलए इनकी सरकार में, लेकिन जो वाइटल पॉकेट्स हैं, जो मार्मिक और संजीत किसी किस्म के जो हिस्से हैं हमारे शासन प्रशासन के हो गए, वहाँ पर इनकी पैठ बहुत है। तो यह देश के लिए बहुत खतरा है, बहुत ही खतरा है। तो अब
चीन के साथ जब युद्ध हुआ भारत का, तो माने इन कम्युनिस्टों में दो भाग हो गया। एक तो छाती तान करके सरेआम जो है उस दुश्मन चीन को का स्वागत कर रहा था। तो वही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM हो गया, जिसका कि ये वृंदा करात, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी सब है। एक समर्थन तो कर रहा था, लेकिन उसको समर्थन करने में शर्म आ रही थी, तो वो अलग हो गया, वो आपका CPI रह गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी आप कर लीजिए, तभी से इसके दो भाग हो गए। अब इधर उसकी गद्दारी का एक नमूना अब आप सभी देखिए। ये तो सबको पता है कि एशिया में चीन जो है सबसे अधिक किसी को प्रतिद्वंदी मानता है, तो भारत को मानता है। भारत को सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता, ये उसको मालूम है। तो भारत को चारों ओर से घेरने की उसकी एक स्ट्रेटेजिक कंस्पिरेसी है, एक रणनीतिक उसकी साजिश है भारत को चारों ओर से घेरने के लिए। तो उसी साजिश के तहत जो है इसने पाकिस्तान को मिलाया। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि जो है वो ग्वादर बल तक जाएगा, जो बंदरगाह है, उस पर अभी काफ़ी विवाद चल रहा है, उस पर अभी मत जाइए। तो पाकिस्तान को पक्ष में कर लिया। गद्दार नेहरू जो है वो तिब्बत पहले ही दे चुका है चीन को, तो तिब्बत हो गया उसके कब्जे में। POK पर भी पकड़ है पाकिस्तान के जरिए। नेपाल हमेशा दबाव में रहता है चीन को। बांग्लादेश का कोई ठिकाना नहीं है। बांग्लादेश काफ़ी इसका झुकाव जो है अमेरिका के प्रति रहता है। बर्मा चले आइए, बर्मा में इस चीन से लेकर बर्मा तक जो है तमाम सड़कों का, रेल का जो है वो जाल बिछा दिया है। और उसी बर्मा ने दो द्वीप भी दे दिए हैं हिंद महासागर में। वो द्वीप जो है ये शायद नेहरू ने या इंदिरा ने वो बर्मा को दिया था। तो ये तो कितने गद्दार हैं, यानी यह वो देश को जाने की जरूरत है। और ये सारी बातें जो है कम से कम ये जो अपने राजभक्ति का तमगा लेकर के और जनता को धोखा दे करके उनसे वोट लेकर के सत्ता बटोरते हैं, सत्ता भुगते हैं, वो एक जबान नहीं करते हैं। लेकिन हर एक देशभक्त को ये सारी बातें जो है खलती हैं और दिमाग को झन्नाती हैं। तो जब चारों ओर से घेर लिया, मैंने इधर से मतलब कि पाकिस्तान, POK, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बर्मा। अब उसका है कि नीचे यानी हिंद महासागर में भी के जरिए उसको घेरा है। तो हिंद महासागर में दो द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव। इस पर इसकी नज़र बराबर रहती है कि इसको भी मिला है, और खास करके श्रीलंका को। अब जरा देखिए, वो श्रीलंका जो भारत का बहुत भरोसेमंद पड़ोसी और हमेशा भरोसा करता है और आज भी करता है, मतलब थोड़ा सी कमी आ गई है कि जब भी उससे संकट आएगा भारत उसका साथ देगा, उसके साथ खड़ा होगा, ऐसा उसका भरोसा है, ऐसा उसको विश्वास है। उसी भरोसे और विश्वास में छेद करने के लिए ये भारतीय कम्युनिस्ट चीन के इशारे पर, चीन के पैसे पर क्या साजिश करते हैं, ये नमूना आप जरा देखिए। भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, वाम दल हैं, वो अमेरिका की हर बात का विरोध करते हैं, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, चाहे उचित हो, चाहे अनुचित हो। और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं कि भाई अमेरिका का उनको विरोध करना है। ये नहीं देखना है कि वो चीज़ सही है गलत है, कुछ भी है, विरोध करना है। लेकिन एक ऐसे मसले पर
श्रीलंका का वो भरोसा कि हर मुश्किल में, हर स्थिति में भारत उसका साथ देगा ही देगा, उस भरोसे को तोड़ा जाए, उस भरोसे में छेद किया जाए, ये साजिश किसकी थी? चीन की। उस साजिश में किस तरह से वो कम्युनिस्ट, भारत के ही कम्युनिस्ट, भारत का ही अन्न खा करके, यहीं पर आ करके चीन के हित में कैसे काम करते देखिए जा सकते। तो मैंने बताया कि अमेरिका का हमेशा विरोध करते हैं भारत के वामदल या कम्युनिस्ट। अमेरिका की एक रणनीति रही है कि जिस भी देश पर धौंस जमाना चाहता है, दखल देना चाहता है, उसका एक ही हथियार है, मानवाधिकार हनन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन। उसका वो प्रस्ताव वहाँ पर लाएगा सुरक्षा परिषद में, और उसके जरिए वो उसको कब्जे में लेगा, उस पर धौंस जमाएगा। तो उसका एक ही असर है, मानवाधिकार हनन। तो अब कोई बात रही होगी तो श्रीलंका को अपने शिकंजे में लेने के लिए ये श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लाया। भारत जो है श्रीलंका का साथ देने वाला था, और साथ देता भी क्यों नहीं, वो अपना एक विश्वासपात्र पड़ोसी है, साथ देता ही। लेकिन चूंकि चीन को यही मौका था कि जो श्रीलंका भरोसा करता है भारत के ऊपर, भाई कितना भी हो जाए ये भारत हमारा साथ देगा, तो इसी भरोसे में कमी लाने के लिए, इसी भरोसे में छेद करने के लिए, इसी भरोसे को कम करने के लिए या तोड़ने के लिए भारत के कम्युनिस्टों को लगाया उसने चीन ने। तो इन कम्युनिस्टों ने तमिलनाडु की जितनी भी पार्टियां हैं, मैंने बताया कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का 75% पॉलिटिक्स जो है श्रीलंका में जो तमिल है उन्हीं पर होती है, और ये द हिंदू पेपर खूब छापता है उसको। तो इन कम्युनिस्टों ने तमिलनाडु की जितनी भी पार्टियां थी, DMK, AIADMK, PMK, MDMK, तमाम कई पार्टियां हैं, सबको इन समूह कम्युनिस्टों ने इकट्ठा किया। और उसमें UPA की सरकार थी, सोनिया और ये मनमोहन वाली। तो DMK उसका एक इम्पॉर्टेंट कोलिशन पार्टनर था, माने गठबंधन का सहयोगी था DMK, UPA की जो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी। तो इस सारी पार्टियों ने DMK पर दबाव डाला कि तुम UPA सरकार पर दबाव डालो कि भारत जो है वो अमेरिकी प्रस्ताव का जो मानवाधिकार हनन है, जो श्रीलंका के खिलाफ, भारत उसका समर्थन करे, अमेरिका के समर्थन करे। जबकि ये कम्युनिस्ट हर वक्त जो है अमेरिका का विरोधी करते हैं, लेकिन इस मसले पर अमेरिका का समर्थन करने के लिए, सिर्फ चीन के इशारे पर, चीन की साजिश को पूरा करने के लिए इन कम्युनिस्टों ने अमेरिका का समर्थन करवाया। कैसे? कि सारी पार्टियों को इकट्ठा किया तमिलनाडु की, और वो मिलकर के DMK पर दबाव डाला, और DMK से कहा कि भाई यदि ये UPA सरकार मेरी बात नहीं मानती है तो हम जो है सरकार को गिरा देंगे, ये धमकी दिया। भारत न चाहते हुए भी जो है उसको अपनी सरकार बचाने के लिए उसको अमेरिका का समर्थन करना था। कैसे? इन कम्युनिस्टों की साजिश के कारण। और कौन सी साजिश? जो कम्युनिस्ट जो है अमेरिका की हर बात का विरोध करते थे, चीन के इशारे पर, चीन की साजिश को पूरा करने के लिए इन भारत के कम्युनिस्टों ने वो अमेरिका के साथ किया। कौन सी साजिश? चीन की, कि जो भरोसा है श्रीलंका का भारत के ऊपर कि हमारा ऐसा पड़ोसी है कि हर वक्त जो है कोई भी स्थिति होगी मेरा साथ जरूर देगा, और जो अमेरिका का जो प्रस्ताव है मानवाधिकार हनन का, उसमें भी कम से कम ये श्रीलंका के साथ देगा। उस भरोसे को छेद करवाया उन कम्युनिस्टों के द्वारा। और कौन कम्युनिस्ट? हमारे ही देश में रहते हैं और इसी देश का अन्न खाते हैं, इसी थाली में छेद करते हैं। तो तभी जाकर के
वो उसका भरोसा कम हुआ और उसको एक ठेका मिला, वो माने वाटर ट्रीटमेंट, पानी को शुद्ध करने का, और एक हवाई जहाज़, ये हवाई अड्डा हम्बनटोटा का नाम सुने होंगे। हम्बनटोटा का जो उसको ठेका मिला, उसके जरिए घुसा और फिर उसको सहायता दिया। फिर जब भी वो किसी को सहायता देता है तो फिर एक एग्रीमेंट कर लेता है कि यदि आप इसका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो वो जो है उस पूरे इंस्टीट्यूशन, उस पूरी संस्था को अपने कब्जे में कर लेगा। मतलब वो पूरा वो हवाई अड्डा ही अपने कब्जे में कर लेगा। अब समझिए कि ये हवाई अड्डा उस कब्जे में कर ले तो वो देश की यानी काफ़ी संस्थाएं जो है वो कब्जे में हो जाए। तो हम्बनटोटा वाला जो भारत के विरुद्ध आज भी भारत वो संघर्ष कर रहा है, उसके लिए कि जड़ में यही भारत के गद्दार कम्युनिस्ट हैं। और क्यों कि ये श्रीलंका मालदीव के जरिए फिर भारत को जिबूती जो एक द्वीप है अफ्रीका का, वहाँ भी सब बना। ये कितने गद्दार हैं ये कम्युनिस्ट जो है, यह देश को जानना चाहिए। इसके पहले भी बताया गया था कि इन कम्युनिस्टों का जो क्षेत्र है, ये गरीबों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, किसान मजदूरों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, और जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, अर्ध सरकारी से निगम है उसके, और जो मैंने जो प्राइवेट कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मिले हैं, उसके मजदूरों के। वहाँ पर कोई नहीं कहता है कि ये देश के गद्दार हैं, इनको बिल्कुल फटकने नहीं देना चाहिए। लेकिन समस्या बस इतनी सी नहीं है। इन वाम दलों के भारत की धरती से यदि मिटाना है, उनको उखाड़ना है, तो उन हर कारणों पर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करनी होगी जिनके कारण इनको समर्थन मिलता है। जैसे किसानों की समस्या ले लीजिए। किसान आंदोलन के क्यों करते हैं? कि उनको जो है लागत का मूल्य नहीं मिलता है। सरकार घोषणाएं तो कर देती है कि हमने ये बढ़ा दिया, MSP बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, लेकिन जब खरीदने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। कुछ ऐसे राज्य हैं कुछ सहायता करते हैं, हरियाणा पंजाब तो कुछ करते हैं, लेकिन यूपी में क्या होता है? योगी जी ने धान का मूल्य 1400 रुपया तो आपने तय कर दिया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। वही किसान जो जिसका कि मूल्य जो है वो 1400 रुपया क्विंटल रखा गया है, किसान मजबूरी में जब कोई खरीदने वाला नहीं है 900 रुपये में बेचने को मजबूर है। यही हाल सब है। तो ये जब तक इन किसानों का जो उनकी वास्तविक समस्याओं का निदान नहीं होगा, मजदूरों की समस्या का निदान नहीं होगा, किसान मजदूरों की समस्या का निदान नहीं होगा, तब तक तो ये कम्युनिस्ट इसमें पार्ट करेंगे। वो ये देख नहीं पाएंगे कि किसान देख ही नहीं पाएगा, मजदूर देख ही नहीं पाएगा, किसान मजदूर देखें कि ये गद्दार है। वही हाल कर्मचारियों का है। कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बिल्कुल सरदार पटेल मॉडल, और ये चीज़ हमारे डिपार्टमेंट में, मैंने हम चूँकि टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे, JK टंडन साहब जो है वो जनरल मैनेजर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट कानपुर थे। उन्होंने सरदार पटेल मॉडल को लागू किया था। सरदार पटेल मॉडल है क्या भाई? उनका ये कहना था कि जो अधिकारी जिन कर्मचारियों से काम लेता है, उसकी ग्रीवांस को दूर करने की जिम्मेदारी उसी की है। उसमें यूनियन को नहीं आना चाहिए, और यदि वो ये जिम्मेदारी निभाने में उतना सक्षम नहीं दिखता है तो ये चीज़ उसके CR में भी एंट्री होनी चाहिए, और जब भी उसके प्रमोशन, उसके पदोन्नति का जब भी मूल्यांकन इवोल्यूशन हो तो इस पर भी जो है विचार होना चाहिए कि उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के ग्रीवांस को, उनके परिवार को, दुखों को, कष्ट को दूर करने में इसने कितनी भूमिका निभाई। इसका एक लाभ और मिलेगा कि जिस वक्त
आप अपने कर्मचारी का जो भी जायज़ मांग है, जायज़ नाजायज़ नहीं, नाजायज़ मांग के प्रति बिल्कुल सारे कष्ट आप दूर करेंगे या दूर करवा देंगे ऊपर से, तो उन कर्मचारियों का विश्वास जब उस अधिकारी के प्रति हो जाएगा, क्योंकि काम अधिकारी को लेना है, और चूंकि आप उसकी जायज़ समस्याओं का निदान नहीं करते हैं, तो वही विश्वास जाकर के जो ट्रेड यूनियन लीडर होता है और जो आकर इसी अधिकारी के टेबल पर मुक्का मार करके करवाता है, तो उन कर्मचारियों का विश्वास जो है उन नेताओं पर होता है, और उस अधिकारी पर नहीं होता है जो अधिकारी उन अपने कर्मचारियों से काम लेता है। ये बहुत बड़ा एक दुविधा और बहुत नुकसान वाली बात है। तो सरदार पटेल मॉडल का यह है कि जो भी कर्मचारी है, छोटा या बड़ा है, उसके ग्रीवांस को, उसके परिवार को, उसके कष्ट को दूर करने की ऑफिशियल जिम्मेदारी जो है उस अधिकारी की होती है। और J.K. टंडन साहब ने इसको बिल्कुल चैनलाइज कर रखा था नीचे से। मैंने जो टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर थे, तो राइट फ्रॉम जूनियर इंजीनियर टू डिप्टी GM तक, डिप्टी जनरल मैनेजर तक वो रजिस्टर रखे थे। किसी को भी यदि परिवार लिखना है, इस रजिस्टर में एंट्री करें, और जो है एक भी परिवार जो है, एक भी कष्ट जो है कर्मचारी का जाए वो बचता नहीं था। और पूरा कर्मचारी का विश्वास जो है पूरे सिस्टम के प्रति, अधिकारियों के प्रति, उसके डिविजनल इंजीनियर के प्रति, उसके डिप्टी जनरल मैनेजर के प्रति, जनरल मैनेजर के प्रति हमेशा विश्वास पड़ा रहता था, और बड़े उत्साह के साथ, खुशी मन से हर काम को, हर आदेश को पालन करके वो जनता की सेवा करते थे। तो इस समस्या को भी इस तरह से डील की कि कर्मचारियों का जो भी जायज़ मांग है वो खुद अधिकारी दूर करें, तो ये सारे ट्रेड यूनियन की, कम्युनिस्टों की दुकान बंद हो जाएगी। और ये मैंने भी करके दिखाया। तो कम्युनिस्टों को जहाँ तक जहाँ से इनको वो ऑक्सीजन मिल रही है, जहाँ इनको समर्थन मिल रहा है, वो सारी चीज़ों को काटना पड़ेगा। और दूसरा, ये केरल के लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप लोगों के पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि आप कि देश के दुश्मनों को जो है आप उनको वोट करें, उनको जो है वो सत्ता सौंपे। केरल में तो देश के सारे लोगों को जा करके घर घर समझाना पड़ेगा कि आपके 100% लिटरेसी का कतई मतलब नहीं है कि देश के दुश्मनों का आप जो है को सत्ता दीजिए, चाहे विजयन हो चाहे कोई भी। तो ये हम तो सोच रहे थे कि इस एपिसोड में जो है वो जनता को की सेवा कैसे दी जाए, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते, लेकिन ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया। अगले एपिसोड में सविस्तार कि जनता को हम से जो सेवा देने की बात होती है। देखिए, राष्ट्रभक्ति, भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा और भारतीय एकता, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन जनता को हम सेवा कैसे देंगे, जनता को एक नागरिक की इज्जत कैसे बख्शेंगे, उसको मौके पर न्याय कैसे देंगे, जो किसान हैं उनके तकलीफ को हम दूर कैसे करेंगे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे लाएंगे, स्माइलिंग फेसेस कैसे लाएंगे, एक नमूना हम देना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक तो तब होगा जब हम इसको करके दिखाएंगे, वो ये चीज़ उनको देंगे। तो इसी पर एक चर्चा जो है अगले वीडियो में हो सकता है कि आए, लेकिन इन कम्युनिस्टों से, और ये कम्युनिस्ट हमेशा हर वक्त जो है ये गद्दार कम्युनिस्ट, गद्दार JNPC के साथ ही रहे और आज भी रहते हैं। तो चर्चा इस बात होनी चाहिए कि किस प्रकार ये गद्दार कम्युनिस्ट और देश के लिए शत्रु जो है गद्दार जो है JNPC कैसे समाप्त हो, चर्चा बस इसी पर होनी चाहिए। मैंने सुना था कि वो किसी ने जो है उसका सोनिया का नाम, असली नाम ले लिया, तो इस पर उसके गुंडों ने
पता नहीं किसी पत्रकार पर आक्रमण किया था, और फिर कोई पता नहीं बीजेपी का था, वो चौ कर रहा था कि तमाम नालगढ़। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो थिंकिंग है, सोच है, यह देश के लिए बहुत घातक है। पालघर में हो तो एक समूह लगता है हल्ला करने, एक समूह चुप हो जाता है। एक जो है जो तबरेज पर हमला हो, फालू खान पर हो, तो एक समूह हल्ला करने लगता है, दूसरा चुप हो जाता है। इससे ये समस्या का समाधान नहीं है। हर एक समस्या को, वो भारत की समस्या है, हर एक जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है, जो पीड़ित है, वो भारतीय है, और अपराधी है। इस दृष्टिकोण से सोचना होगा, और जितनी एजेंसी है, सरकार की एजेंसी को ऐसे काम करना होगा। ये इसका निदान है। तो चाहे वो जो हल्ला कर रहे थे, चाहे वो गुंडे के बल पर उस पत्रकार को हिंसा कर रहे थे, मैंने ये दोनों गलत हैं। लेकिन वो पत्रकार को भी जानना चाहिए कि पता नहीं अर्नब गोस्वामी कोई है, पता नहीं है कि इन्होंने कभी नेहरू का नाम नहीं लिया, नेहरू को कभी गद्दार नहीं कहा। तो जब तक आपके मन में ईमानदारी नहीं रहेगी, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं आएगा। भारतीय जनता ताकत दल ने तो बराबर कहा है कि इस देश का अभिशाप जो है वो गांधी से शुरू होता है। गद्दार गांधी और घोर गद्दार नेहरू, इंदिरा वगैरह सब। इसके निदान की ये हमारे देश के लोग सोचें, एकता लाएं, तब जा कर के कुछ वो निदान होगा। ये सिर्फ जो है पालघर को लेकर के और तबरेज को लेकर इसमें उलझे रहेंगे तो ये तरीका नहीं है। पालघर हो, चाहे तबरेज हो, चाहे फालू खान हो, चाहे कुछ जो भी हो, दृष्टिकोण, उसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जो भी है वो ये हमारा भारतीय भाई बहन है, अपराधी है। कदाप जो है जो शिकार हुआ है, जो पीड़ित है, उसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखिए, और जो अपराधी को भी हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखकर उसको बचाने की कोशिश मत करिए। और ऐसी शासन व्यवस्था भी होनी चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उनको डील करे, दंडित करे, और उनको दरकिनार करे और समाज के बाहर करे। तो यही चीज़ सिखा रहा है भारतीय जनता दल। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण की और भारतीयता के माहौल की सख्त आवश्यकता है। तो इन्हीं जरूरी अल्फाजों के साथ इस जरूरी मीमांसा और परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।